जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। फ्रेंड्स, पहले हम लेसन की रीडिंग ही लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लेसन का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं लेसन में क्या है। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती हुई गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे फिर से वही स्ट्रेटेजी अपनाई गई है कि एक क्वेश्चन के थ्रू लेसन को स्टार्ट किया गया है, जिससे कि बच्चों का एक तो कंसंट्रेशन बढ़े, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए और उनमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो डेवलप हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का तुषार को कैसे क्या आंसर मिलता है। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो देखिए, सबसे पहले जो आरंभिक मानव की बात यहाँ पे की जा रही है, उनका जो जीवन काल बताया जा रहा है वो लगभग 20 लाख साल पहले का बताया गया है। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। अब बताया गया है वही बात कि क्योंकि वे जंगलों से फल फूल कंदमूल इकट्ठा किया करते थे, पौधे पत्तियाँ इकट्ठा किया करते थे, पक्षियों के अंडे इकट्ठे किया करते थे और जानवरों का शिकार किया करते थे, और खाना इकट्ठा करने की इस विधि के आधार पर ही उन्हें संग्राहक कहा गया है। वे शिकार भी किया करते थे, मछलियाँ पकड़ा करते थे, इसीलिए उन्हें आखेटक कहा गया है, क्योंकि आखेट का अर्थ होता है शिकार या हंटिंग। और ये जो भोजन इकट्ठा करने की विधि थी, उसके आधार पर उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक, हंटर या फूड गैदरर कहा गया है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब यहाँ बताया गया है कि ये जो हंटर्स थे और जो फूड गैदरर्स थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। उसके पीछे क्या कारण था? पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। नेचुरल है कि जब हम एक ही जगह पर रहेंगे और वहाँ की वनस्पति या वहाँ के प्राकृतिक उत्पादन पर निर्भर रहेंगे, तो हमारे कंजम्पशन के कारण उस उत्पादन में धीरे 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 उत्पादन में तो कमी नहीं होगी, लेकिन उसकी क्वांटिटी में जो अवेलेबिलिटी है, उसकी जो उपलब्धता है, उसमें कमी होने लग जाएगी। तो भोजन की तलाश में हमें दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो क्योंकि वो लोग शिकार पर ही डिपेंड थे, तो वे जानवर जिनका वे लोग शिकार किया करते थे, जब उनका दाना पानी भोजन या चारा जो भी है वो खाया करते थे, वो जब खत्म हो जाता था, तो वो जानवर अपने शिकार की तलाश में या अपने भोजन पानी की तलाश में दूसरी जगह जाया करते थे। तब मानव भी उनके पीछे पीछे दूसरी जगह चला जाया करता था। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त भोजन के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते हैं। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। और तीसरा कारण यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी जो फसल है वो हमेशा ऋतु या मौसम के अनुसार अलग अलग समय पर पनपती है, उत्पादित होती है। तो इस वजह से मौसम के अनुसार जो प्राकृतिक उत्पाद उन्हें उपलब्ध होते होंगे, उस आधार पर भी वो अपने स्थान परिवर्तित करते रहे होंगे। और चौथा, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया गया है पानी, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। और संभवतः ऐसा रहा होगा कि जिन नदियों, झीलों या झरनों के किनारे के लोग रहते होंगे, वे सदा नीरा नहीं होते होंगे, यानी कि 12 महीनों में पानी उपलब्ध नहीं होता होगा। वे पानी के स्रोत सूख जाते होंगे, इसीलिए वे पानी की तलाश में नई जगहों पर जाया करते होंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी की भी बात कर लेते हैं कि यहाँ चाहते तो डायरेक्ट पॉइंट्स में लिखा जा सकता था कि एक कारण पानी की कमी है, दूसरा पेड़ पौधों के ऋतु परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि टीचर पढ़ते समय एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और बच्चों को फैसिलिटेट करता है, इसीलिए आसपास की इन बातों के माध्यम से बच्चों को नियम बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से
नियम की ओर ले जाया जा रहा है, ये हम देख सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? यहाँ पे स्रोत की बात की गई है कि वे कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें आरंभिक मानव के जीवन की जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता। अब यहाँ पे बताया गया है कि पुरातत्वविदों को जो भी वस्तुएं मिली हैं, वे वस्तुएं जो आखेटक खाद्य संग्राहक यानी प्रारंभिक मानव थे, वे लोग काम में लिया करते थे और ये वस्तुएं लकड़ी, पत्थर और हड्डियों से बनी हुई थी। इनमें से जो लकड़ी के औजार या जो भी वस्तुएं हैं वो तो नष्ट हो गई हैं क्योंकि उन्हें कीड़ों ने खा लिया है और लकड़ी समय के साथ गल भी जाती है। लेकिन हड्डियों और पत्थरों के जो अवशेष हैं वो अभी भी बचे हुए हैं। मुख्य रूप से पत्थरों के औजार अवशेष रूप में हमें मिले हैं जो कि हमें आरंभिक मानव के जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें बताया गया है कि कुछ औजार ऐसे हैं जो फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने के काम में आते थे, तो वहीं कुछ औजार जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल उतारने के काम में आया करते थे। तो वहीं कुछ औजार ऐसे हैं जिनमें हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर उन्हें काम में लिया जाता था, जैसे भाले और बाण। कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे कि मुट्ठे लगाकर उन्हें काम में लिया जाता था। कुछ ऐसे भी औजार थे जिनसे लकड़ियाँ काटी जाती थी और इन लकड़ियों का उपयोग या तो ईंधन के रूप में या झोंपड़ी बनाने के लिए किया जाता था। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से इस पत्थर से ये पौधे की जड़ों को काट रहा है। ये पाषाण उपकरण बताया गया है। ये किस तरह से जानवर की खाल को सिलने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे ये भी पत्थर का नुकीला औजार है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब ये मानचित्र में स्थान दिए गए हैं, इसमें बताया गया है कि रेड ट्रायंगल से जिन जगहों को डिनोट किया गया है वे पुरास्थल हैं और इन पुरास्थलों से आखेटक और खाद्य संग्राहक मानव के आवास के प्रमाण मिले हैं। अब देख लेते हैं जो रेड ट्रायंगल में है। तो देखिए, एक तो है भीमबेटका, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। दूसरा है कुरनूल की गुफाएं जो संभवतः आंध्र प्रदेश राज्य में है। होसंगी, कर्नाटक। इस तरह से ये पूरा पाषाणकालीन स्थल यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ से संभवतः आरंभिक मानव के निवास के हमें साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा भी कई स्थान हैं लेकिन इस लेसन में यहाँ पे इन्हें ही बताया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पाषाणकालीन अन्य स्थलों को जिनमें नवपाषाण और महापाषाणिक पूरा स्थल हैं उन्हें बताया गया है। जो आरंभिक गाँव हैं उन्हें भी दर्शाया गया है। वो लेसन के साथ साथ हम लोग आगे देखेंगे। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। तो क्योंकि पाषाणकालीन संस्कृति नाम ही इसे दिया गया है क्योंकि वे अधिकतर पत्थर का ही उपयोग किया करते थे, वे धातु के उपयोग से अनजान थे, तो वे हमेशा ऐसी जगहों के तलाश में रहा करते थे जहाँ उन्हें अच्छे पत्थर मिल सकें। ये एग्जाम्पल इसमें बताया गया है शैल चित्रकला का। इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? ये यहाँ पे फिर से नर्मदा घाटी स्थित भीमबेटका की बात की गई है जिसमें आवासीय गुफाओं जिनमें कि शैल चित्र मिले हैं उसकी बात की गई है। ये गुफाओं के चित्र यहाँ पे बताए गए हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो ऐतिहासिक अवशेष हैं वो प्रायः मिलते हैं ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी। तो यहाँ पे इस बात को हमें ध्यान रखना है। जब हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं उनमें, तब आपको ये चीज़ें बताई जाएगी। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं।
इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? यहाँ पे बताया गया है कुरनूल गुफा के बारे में। अभी जो हमने मानचित्र देखा था उसमें जो कि रेड ट्रायंगल से दर्शाया गया है, ये कुरनूल की गुफाएं, आंध्र प्रदेश। नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण कालीन काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पूरा पाषाण काल जो नाम दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि उस समय का जो इतिहास है, जो जानकारी है, वो हमें पाषाण से निर्मित औजारों, उपकरणों और वस्तुओं से ही मिलती है। और वे जो मानव हैं वो अधिकतर पत्थरों की उपलब्धता पर ही निर्भर थे अपने किसी भी कार्य के लिए, इसीलिए उस समय को पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। अब ये जो पाषाण काल है, इसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड है वो पुरा पाषाण काल माना गया है, जो कि 20 लाख साल पहले से 12,000 वर्ष पूर्व तक का माना गया है। और इस पुरा पाषाण काल को भी फिर से 3 उपभागों में बांटा गया है, जिसे आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। और बताया गया है कि पुरा पाषाण काल एक ऐसा समय है जिसमें पाषाण कालीन इतिहास की 99% घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि ये क्वेश्चन आपके बन सकता है कि पाषाण काल का सबसे लंबा जो समय है वो कौन से हिस्से का है, तो वो है आपका पुरा पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अब जो एनवायरमेंटल चेंजेस है वो हमें मेनली कहाँ देखने को मिल रहे हैं? मध्य पाषाण युग में, जिसे मेसोलिथ युग कहा गया है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अब बात यहाँ पे बताई जा रही है मध्य पाषाण युग, जिसे इंग्लिश में मेसोलिथ कहा गया है और जिसका समय 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का माना गया है। फ्रेंड्स देखिए, जो टाइम पीरियड है ये आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेंगे। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्वेश्चन आता भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा काल कौन सा माना गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे पुरा पाषाण का। अब जो मध्य पाषाण काल है, इसमें जो पाषाण उपकरण है वो पुरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे हो गए थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण के नाम से जाना गया है। और ये जो औजार थे इनमें हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए हंसिया और आरी जैसे औजारों के अवशेष हमें मिले हैं। इस दौरान ऐसा नहीं है कि जो पुरा पाषाण काल के औजार हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए थे। उस समय के औजार भी यहाँ पे अभी बनते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, यानी नवपाषाण काल का समय जो है वो 10,000 साल पहले से आरंभ माना गया है। इसे नवपाषाण युग कहा गया है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेनली जो 3 कालों की बात की गई है उसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसमें पुरा पाषाण काल का समय बताया गया है लगभग 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल वर्ष तक का। फिर 12,000 साल पहले से लगभग 10,000 साल तक का माना गया है मध्य पाषाण काल, और 10,000 साल पहले से आरंभ होता है नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। और बताया गया है कि जो पुरा पाषाण काल का समय है वो पाषाण काल में सबसे लंबा काल माना गया है, और पाषाण काल को लिथिक एज कहा जाता है। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। अब 12,000 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग में जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो देखिए, जब मध्य पाषाण काल में जलवायु में बड़े बदलाव हो रहे थे तो वो बदलाव कैसे थे कि
उन बदलावों में तापमान बढ़ने लगा था और इस तापमान वृद्धि के फलस्वरूप घास के मैदानों में भी वृद्धि होने लगी थी। तो जब घास के मैदानों में वृद्धि होने लगी तो उस घास पर निर्भर रहने वाले जीव जंतुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई, जिनमें मुख्य रूप से हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय ऐसे पशु थे जो कि उस घास को खाकर जिंदा रह सकते थे। और जो लोग इनका शिकार किया करते थे उन्होंने क्या किया, इन जानवरों का पीछा किया, इन्हें फॉलो किया और इन्हें ऑब्जर्व किया, इनकी आदतों और इनके प्रजनन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। संभवतः ऐसा माना गया है कि वे लोग शायद इन्हें पालने की बात सोचने लगे थे और इस समय में पशुपालन की संभावना उत्पन्न होने लगी थी और लोग मछली को भी बड़ी मात्रा में पकड़ने लगे थे, क्योंकि मछली उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि पर्यावरण के इस परिवर्तन के दौरान संभावना है ऐसी कि उपमहाद्वीप में कई अलग अलग स्थानों पर गेहूं, जौ और धान जैसा अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगा था और जो उस समय के स्त्री, पुरुष और बच्चे थे वे इन अनाज के दानों को इकट्ठा करने लगे थे और वे शायद ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये अनाज कहाँ पे उगता है, कैसे उगता है, कब पककर तैयार होता है, ये अनाज स्वयं उत्पन्न होते हैं या इन्हें उत्पन्न करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। और इस तरह से इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू वे धीरे धीरे कल्टीवेशन में आ गए होंगे या धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह से उन्होंने जानवरों को पालतू कैसे बनाया होगा कि ऐसी संभावना जताई गई है कि उन लोगों ने चारे को अपने घरों के आसपास रख दिया होगा और वे इस चारे को घर के आसपास रखते होंगे जानवरों को आकर्षित करने के लिए और धीरे धीरे इस प्रकार उन्होंने जानवरों को आकर्षित करके अपने साथ मतलब मेलजोल जानवरों के साथ उन्होंने मेलजोल बढ़ाया और जब वे धीरे धीरे उनसे इंटीमेट होने लगे तो उन्होंने उन जानवरों को पालतू बना लिया और जिन पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया उनमें सबसे पहला था कुत्ते का जंगली पूर्वज। इसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी पालतू बनाया और ये जो जानवर थे इनमें से अधिकांश जानवर ऐसे थे जो कि झुंड में रहा करते थे और जो खाने के लिए घास का उपयोग किया करते थे। तो उस समय के मानव ने क्या सोचा कि इन जानवरों से उन्हें खाद्य पदार्थ भी मिल सकते हैं और ये जो जानवर हैं ये कई तरह से उनके काम में आ सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जंगली जानवरों से इनकी रक्षा की और धीरे धीरे वे आखिर तक खाद्य संग्राहक से पशुपालक जीवन की ओर आगे बढ़ने लगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। ये यहाँ पे दांत का चित्र दिया गया है, तो देखिए इसमें एक बड़ा दांत है और एक छोटा दांत है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। 12,000 साल पहले शुरू हुई मतलब कि कहा जा सकता है मध्य पाषाण काल के उत्तरोत्तर समय में और नवपाषाण काल के आरंभिक समय में। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। हमने पिछले लेसन में यहाँ पे पढ़ा था कि सबसे पहले जो फसल उत्पन्न की गई थी उसमें गेहूँ और जौ है, जिसके साक्ष्य मिले हैं हमें मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से, जो कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व के हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है
कि किस तरह से उन्होंने फसल उत्पादन के लिए फसलों का ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया। किस तरह से उन्होंने ये देखा कि हमें ऐसे पौधे उगाने चाहिए जिनमें बड़े दाने हों और जो उनके नष्ट होने की संभावना कम हो, और ऐसे उनके मजबूत डंठल हों जो कि उनके दानों का भार सहन कर सके, और उन पौधों के बीजों को भी उन्होंने संभाल कर रखा। इसी तरह से जानवरों में उन्होंने ऐसे जानवरों को पालने के लिए चुना जो कि आमतौर पर कम अहिंसक होते थे और जो उनकी खेती के जो अवशेष होते थे बचे हुए, जैसे चारा वारा, उस पर भोजन के लिए निर्भर रह सके। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अब यहाँ बताया गया है कि किस तरह से जो आखिर तक खाद्य संग्राहक मानव था वो धीरे धीरे कृषक जीवन की ओर अग्रसर हुआ, और इस कृषक जीवन के अग्रसर होने के दौरान उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था ये यहाँ पे बताया गया है। कि आप बच्चों को कहा गया है कि आप ये एक एक्टिविटी करके देखें कि किस तरह से क्या होता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप भी एक बीज को बो के देखो और इसे ऑब्ज़र्व करो कि इसको फलने फूलने में, विकसित होने में कितना टाइम लगता है। तो ऐसा ही उस समय भी हुआ था कि जब उन्होंने फसल उत्पन्न करना आरंभ किया था तो उस फसल के लिए उन्हें एक जगह पर रहना पड़ता था टिक के, क्योंकि एक बार को मवेशियों को तो इधर उधर लेके जाया जा सकता है लेकिन फसल को इधर उधर लेके नहीं जाया जा सकता। आप ज़मीन को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो बीज को बोने से लेकर और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती थी उस समय तक उन्हें एक ही स्थान पर टिक के रहना पड़ता था। और जब फसल तैयार हो जाती थी तो उसके बाद भी उन्हें उसका उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। और जब इन्होंने इस तरह से अनाज उत्पन्न करना सीख लिया तो उसका संग्रहण करना और उसे संरक्षित रखना भी इनके लिए एक चुनौती थी। इस चुनौती को पार करने के लिए उन्होंने ये संभावना बताई है कि क्या किया, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में खड्डे खोदकर उस अनाज को उन्होंने संग्रहित किया सुरक्षा की दृष्टि से। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से पशु चलते फिरते खाद्य भंडार यानी कि हमारे लिए एक ऐसा खाद्य भंडार साबित हो सकते हैं जो कि हमारे साथ साथ कहीं पे भी मोबाइल कर सकते हैं, मतलब उनमें मोबिलिटी की एक क्वालिटी है। तो बताया गया है कि यदि पशुओं जानवरों की अच्छे से देखभाल की जाए तो उनसे हमें केवल खाद्य पदार्थ ही उत्पन्न नहीं होते हैं बल्कि वे हमेशा के लिए भोजन का एक अच्छा स्रोत साबित हो सकते हैं। उनसे हमें दूध मिलने के साथ साथ मांस भी उपलब्ध होता है। तो इस तरह से पशुपालन की जो प्रक्रिया है वो भोजन के भंडारण का एक तरीका सिद्ध हो सकती है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। देखते हैं मानचित्र 2। ये देखिए, यहाँ पे नीले वर्ग की बात की गई है और जिसमें बताया गया है महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी कि मेहरगढ़, उत्तरी क्षेत्र जो कि कश्मीर में बताया गया है वो है बुरज़होम, पूर्वी क्षेत्र बताया गया है दाऊजली, हैंडिंग, चिरांद। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र बताया गया है जिसमें है मुख्य रूप से पय्यमपल्ली, हल्लूर। तो ये स्थान ऐसे हैं जहाँ से पशुपालन, कृषि के साक्ष्य और मनुष्य के आवास के साक्ष्य मिलते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे।
वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान भी कर सकते हैं। अब यहाँ बात की गई है कि ये जो स्थान निर्दिष्ट किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें ऐसे ही मान लिया गया है कि भाई यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालक बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे खुदाई में जो भी पौधों, पशुओं की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, उनकी वैज्ञानिक जांच की गई है। और इस वैज्ञानिक जांच की जो मुख्य विधि है वो है C14, जिसे आप कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहते हैं। और इसमें अनाज के दानों की पहचान कैसे की गई है कि जो अनाज के दाने जले हुए मिले हैं उनसे जानकारी ली गई है, और जो पशुओं की हड्डियां हैं उनके आधार पर जानकारी ली गई है कि उस समय में कौन कौन से पशु पक्षी हुआ करते थे और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब बताया गया है कि किस तरह से आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक से पशुपालक कृषक जीवन की ओर बढ़ा, और इस पशुपालन और कृषि जीवन के दौरान किस तरह से उसने स्थायी जीवन की ओर कदम बढ़ाया। कि जो अवशेष में कुछ पूरा स्थल पर झोंपड़ियों या घरों के निशान मिले हैं, उनमें मुख्य रूप से बताया गया है यहाँ पे बुर्जहोम, जो कि वर्तमान कश्मीर में है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। बुर्जहोम का नाम पड़ा है वृक्ष वृक्ष, जो कि संभवतः उस काल में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ये जो वृक्ष वृक्ष हैं या जो ये संटी नाम के वृक्ष हैं, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में इनके जले हुए अवशेष हमें मिले हैं। इसीलिए उस जगह का नाम बुर्जावास, जिसे बाद में बुर्जहोम कहा जाने लगा, संभवतः पड़ा था। तो यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं, और गर्तावास का मतलब है ज़मीन में गड्ढा खोदकर आवास बनाना। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ज़मीन में गड्ढा खोदकर आवास बनाने का कारण संभवतः मौसम से सुरक्षा होगी। जैसे ठंड में तो सुरक्षा मिलती ही है, गर्मी में ज़मीन के अंदर ठंडक होती है, तो इस तरह से मौसम से सुरक्षा के हिसाब से उन्होंने संभवतः ज़मीन के अंदर अपने निवास बनाए होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब यहाँ पे पाषाण उपकरणों की बात की गई और बताया गया है कि ये कुछ अन्य स्थान ऐसे हैं जहाँ से जो पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं वे पुरापाषाणकालीन उपकरणों से कुछ भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। और इसमें मुख्य रूप से जो औजार मिले हैं वो धार में अपेक्षाकृत अधिक पैने हैं, और उन्हें अधिक पैना बनाने के लिए क्या किया गया है, उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। उसमें कुछ औजारों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें ओखली और मूसल दो ऐसे औजार या उपकरण बताए गए हैं जिनका प्रयोग वर्तमान में हजारों साल बाद भी किया जाता है अनाज को पीसने के लिए। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे लगाए जा सकते थे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि नवपाषाण काल में जो औजार, उपकरण या बर्तन मिले हैं उसमें मुख्य रूप से यहाँ पे बर्तनों की, मृद पात्रों की बात की गई है, जिस पर अलंकरण यानी चित्रकारी मिली है। और इन बर्तनों का उपयोग अलग अलग तरह की चीज़ें संरक्षित करके रखने और उन्हें पकाने के लिए किया जाता था। क्या ये परिवर्तन
हर जगह एक साथ ही आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या ये सभी परिवर्तन एक साथ हो रहे थे? नहीं। और हमने कल भी देखा था फर्स्ट लेसन में कि अभी भी कुछ जगहें ऐसी है जिसमें कि आज भी लोग आखिर तक खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनमें अंडमान द्वीप समूह का उदाहरण दिया गया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो परिवर्तन हो रहे थे ये सभी जगह एक साथ नहीं हो रहे थे, बल्कि ये परिवर्तन इन हज़ारों सालों के दौरान धीरे धीरे हुए हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में हुए हैं। और उन अलग अलग स्थानों पर लोग मौसम के मुताबिक अलग अलग तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ हम लोग देख चुके हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। मेहरगढ़ एक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल है जहाँ से कृषि के साक्ष्य के साथ साथ मानव बस्ती के साक्ष्य भी मिले हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे है और सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के तलहटी में स्थित है। तो यहीं पे बोलन दर्रा स्थित है। तो देखिए यहाँ पे हरा भरा समतल मैदान कहा जा रहा है। तो हरा भरा समतल मैदान कहाँ होगा? नदियों की तलहटी में और पहाड़ियों की तराई में। तो मेहरगढ़ ऐसा स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले अनाज का उत्पादन करना आरंभ किया था। और क्योंकि वहाँ पे कृषि होती थी तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर पशुपालन भी था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, जिनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों, भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो यहाँ पे मानव बस्ती के पूरी तरह से साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि मानव जीवन के जो पूरी तरह उपयुक्त साक्ष्य हैं वो हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि मकानों के अवशेष भी मिले हैं। मकान वहाँ पे चौकोर या आयताकार हुआ करते थे और अधिकतर ऐसे मकान मिले हैं जिनमें 3 या 4 कमरे हुआ करते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब देखिए ये जो बात है, इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास करते थे, इसीलिए संभवतः वे मृतकों के साथ उनकी मनपसंद वस्तुएं और उनके उपयोग में आने वाली सामग्री को भी दफनाते थे। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि शव के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आंसर होगा आपका मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ की कब्र का चित्र बताया गया है। इसमें देखिए ये मनुष्य है और इसके साथ ये दफनाई गई बकरियाँ। अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले चार स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। यानी ये जो 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के काल की बात की गई है, तो ये कब का काल हो सकता है? ये हो सकता है आपका मध्य पाषाण काल से और नवपाषाण काल का आरंभ। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअर, और इसमें गहरे चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? अब फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रांस की गुफा का एग्जाम्पल दिया गया है।
और बताया गया है कि जो फ्रांस की गुफा में चित्र मिले हैं ये किस काल के हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था पिछले इसी लेसन में कि 12,000 साल पहले से लेके और 10,000 साल पहले तक का काल मध्यपाषाण काल माना गया है और इसके बाद का काल नवपाषाण काल है। तो यहाँ पे कालावधि दी गई है 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के मध्य की, यानी कि यहाँ पे जो मध्यपाषाण काल है उसका उत्तरोत्तर समय और नवपाषाण काल का आरंभिक समय मिक्स है। और बताया गया है कि ये जो चित्र हैं इसकी खोज 4 स्कूली छात्रों ने की है और इनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है जिनमें लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ शामिल हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उस समय में चित्रकारी के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड्स, तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। आगे देख लेते हैं। एक नवपाषाणिक पुरास्थल अटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। अब यहाँ पे एक नवपाषाणिक पुरास्थल वैश्विक स्तर की बात की गई है। तो हम सभी जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे स्थानीय स्तर से आरंभ करके वैश्विक स्तर तक ले जाया जा सकता है सीखने की प्रक्रिया में। तो यहाँ पे तुर्की की बात की गई है। तुर्की में एक जगह बताई गई है चताल युग, जो कि एक नवपाषाणिक पुरास्थल है और यहाँ से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें लाई जाती थी, जिनमें सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़ियाँ और भूमध्य सागर से सीपियाँ लाई जाती थी। मुख्य रूप से जो बताया जा रहा है यहाँ पे वो बताया गया है यातायात के साधनों के विषय में कि उस समय तक यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ था। सड़क मार्ग पर लोग पहिए वाले वाहन का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि उस समय तक वे विकसित नहीं हुए थे। तो लोग अपने सामान को या तो खुद अपनी पीठ पर ढोकर ले जाया करते थे या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। आओ चर्चा करें। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक में दिया गया प्रश्न स्तंभ आओ चर्चा करें बच्चों में किस गुण को विकसित करता है। तो यहाँ पे इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पाठ्य पुस्तक की एटलीस्ट एक रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसे हम देखेंगे जो डिस्कशन में हमारा पेडागोजिकल सेगमेंट होगा उसमें। और मैं आपसे फिर से कहूँगी फ्रेंड्स कि आप लेसन की एक रीडिंग ज़रूर करें। वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि यदि आप पर्सनली बुक की रीडिंग नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को देखें, जिससे लेसन की कुछ जो स्टेटमेंट हैं वो आपके माइंड में रहेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को उठा के एज इट इज़ रख दिया गया है और क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मैं कविता आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में लेसन 2 के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।